गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन में हम यूनिट 2 के डी पार्ट को, जो राजनीति और शिक्षा के बीच के संबंध को बतलाता है, इसे हम स्पष्ट रूप से रखने आए हैं। राजनीति और शिक्षा के बीच क्या संबंध है, क्या राजनीति में शिक्षा की क्या योगदान है, क्या भूमिका है, क्या ऐसा कोई संबंध है भी या नहीं, क्योंकि राजनीति से तो सभी लोग दूर हटते हैं। लोगों का ऐसा कहना होता है कि नहीं, हम राजनीति में हम नहीं पढ़ेंगे, राजनीति हम नहीं करेंगे, या राजनीति से हम बहुत दूर होते हैं। ऐसा हम भी कहते हैं, परंतु किस राजनीति से हम दूर रहना चाहते हैं और क्या राजनीति हम ना चाहते हुए भी करते हैं, यह हमें समझना होगा। तो मूल रूप से आज का जो हमारा चैप्टर है वह है राजनीति और शिक्षा के बीच के संबंध को बतलाने के लिए। तो दोस्तों, शिक्षा के बारे में तो बहुत सारे चैप्टर में बात हो चुकी है, हम लोग का सब्जेक्ट ही है। तो शिक्षा के बारे में तो पूर्व से ही अवगत है कि यह जीवन के हर एक पहलू को डेवलप करने का काम करती है, संपूर्ण जीवन के विकास का एक माध्यम है। तो शिक्षा के बाद आज हम राजनीति की बात करते हैं कि राजनीति क्या है और राजनीति क्या होनी चाहिए, या राजनीति किस बेस पे होती है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। जब किसी समाज में हम रहते हैं, हम एक परिवार से हैं, हम एक समाज में रहते हैं, तो समाज में बहुत सारे लोगों के बीच आपसी मतभेद होता है। किसी भी बात को लेकर कुछ न कुछ नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा इत्यादि कुछ न कुछ होते रहता है। तो इस लड़ाई में, इस मतभेद में अगर दो व्यक्तियों के बीच कोई व्यक्ति है जो, या समाज का कोई भी बॉडी, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसी समाज का कोई पर्सन, उन दोनों मतभेदियों के बीच में आकर दोनों के बातों को सही रूप से सुनकर, समझकर और एक न्यायपूर्वक अगर डिसीजन ले और दोनों को समान रूप से, बिना किसी पक्ष का, बिना पक्षपात का, समान रूप से एक न्याय तैयार करे, न्याय दे और दोनों पार्टी को वह समानता की भावना से न्याय दे, किसी भी पक्ष की तरफ से वह पक्षपात नहीं करे, तो इस पॉलिसी को, यह जो नीति है, उस बीच वाले व्यक्ति की वह नीति जो दोनों व्यक्ति के मतभेदों को समझकर, उसके कारणों को समझकर, उसके हक, अधिकार, सम्मान की रक्षा करते हुए, दोनों को समान दृष्टिकोण से, दोनों को सोचते हुए दोनों को न्याय दे, तो यह पॉलिसी जो है यह राजनीति है। रियल राजनीति इसी को कहते हैं, यही पॉलिटिक्स है, जो हम समान रूप से देखें तो हम अपने घर में करते हैं। आप देख रहे होंगे कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं और किसी एक ही चॉकलेट को लेकर अगर दोनों बच्चों में मतभेद हो रहा होता है, तो आप क्या करते हैं? आप किसी न किसी तरह से आप उसी चॉकलेट को 2 पार्ट में तोड़ते होंगे और कहते होंगे कि ये चॉकलेट ही ऐसा आता है, ये ऐसा ही होता है, इसका यही कंस्ट्रक्शन है, लो एक तुम ले लो, एक तुम ले लो। तो इस तरह की जो भावनाएं होती है, ये क्या है? ये भी तो राजनीति है। तो राजनीति जो है वह हमेशा 2 मतभेदों के बीच की समस्याओं को सुलझाने का काम करता है, परंतु इसका नाम, इसका स्थान वर्तमान समय में कौन ले लिया है? कूटनीति। अब ये वर्ड क्या है? तो कूटनीति क्या है कि अगर 2 पक्षों के बीच आपस में मतभेद पैदा हो रहा है, तो उस मतभेद का फायदा उठाना है और दोनों पार्टियों को आपस में एक दूसरे से लड़ाना है, उलझाना है और दोनों से प्रॉफिट लेना है, चाहे वो मेंटली प्रॉफिट हो या इकोनॉमिकली प्रॉफिट हो, किसी भी सोर्स से हमें प्रॉफिट ऑब्जर्व करना है उस दोनों से। तो ये है कूटनीति और यही हो रही है हमारी सोसाइटी में एट द टाइम। सो प्रत्येक लोग यही बात कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं जाना चाहते, हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी एजुकेटेड लोग हैं, वो यही कहते हैं। अन्यथा बेकारों की कोई कमी नहीं है और अधिकांश, ये हमें नहीं कहना चाहिए, परंतु अधिकांश देखिएगा कि वही लोग राजनेता, नेता की तरफ ज्यादा, मतलब अधिकांश की बात कर रहे हैं, वही लोग नेतागिरी या नेता ज्यादा बनना चाहता है जिसे कोई काम नहीं होता है या जिसे कोई सोर्स नहीं होता है और भी कुछ। खैर, राजनेता और नेता गलत नहीं है, अगर उसकी पॉलिसी अच्छी हो तो वह गलत नहीं है, बस हमें इसका ध्यान रखना है। तो अब एजुकेशन से इस पॉलिसी को, आई मीन इस पॉलिटिक्स को, इस नीति को
क्या मतलब है और ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो राजनीति और शिक्षा, राजनीति भी आप समझ गए कि राजनीति क्या है, और शिक्षा भी आप जानते हैं कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा और राजनीति के बीच क्या संबंध है, अब हमें देखना है कि राजनीति को हम समझ गए, शिक्षा को समझ गए। अब हमारे देश में जो एक हमारा देश है, एक समाज है, इस समाज में हम लोग हैं, और हम लोग किसी न किसी तरह से हम चाहते हैं कि कोई एक बॉडी हो, कोई एक पर्सन हो, कोई एक सोसाइटी हो, या कोई एक पॉलिसी हो जो कंट्रोलिंग करे। जैसे एज ए एग्जाम्पल, अगर हम लोग 10 व्यक्ति मिलकर अगर हम लोग पिकनिक पे जाते हैं, तो वहां भी हम लोग चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति हो जो सबके टूर का व्यवस्था करेगा, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या टिकट है, क्या अरेंजमेंट है, क्या बस है। कोई एक हो जो किसी के रिसोर्स की जिम्मेदारी ले कि किसके पास सबके पास सब रिसोर्स अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई एक हो जो किसी का होटल मैनेजमेंट या ITC इस टाइप की कुछ। तो ये जो जिम्मेदारियां हम दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक जिम्मेदारी है, और यही जिम्मेदारी एक प्रकार की राजनीति है। अर्थात राजनीति के अंतर्गत हम किसी भी समाज में रहकर उस समाज में प्रशासनिक दृष्टिकोण से, उस समाज में न्यायिक दृष्टिकोण से हम अगर कुछ कर रहे होते हैं, कोई पॉलिसी होती है हमारी, तो वही राजनीति है। अर्थात किसी राज्य की वह नीति, राजनीति का अर्थ हुआ किसी राज्य की वह नीति जो उस राज्य के कल्याण के लिए हो, जो उस राज्य के उत्थान के लिए हो, जो इस राज्य के विकास के लिए हो। ठीक है, तो अब हम लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सुनते हैं कि लोकतंत्र क्या है। इससे पहले के क्लास में भी शायद सुने होंगे कभी। लोकतंत्र जो है यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जनता ही, अर्थात हम लोग समाज के जनता हुए, जनता ही के द्वारा यह एक नीति बनाई गई है। और किसके लिए? तो जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए ही एक शासन प्रणाली है। क्या है? वो है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र भी किसके अकॉर्डिंग है? तो पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति के अकॉर्डिंग। तो लोकतंत्र में भी क्या रूल हैं, क्या मताधिकार है, कैसा वयस्क मताधिकार है, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा अधिकार है, कैसा हमारा संविधान है, क्या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या उसकी योग्यता है, क्या उसके अनुसार हम लोग चलते हैं या नहीं चलते। इन सभी बातों को कब जानेंगे हम अगर हम अपने अधिकार को समझेंगे, हम अपने कर्तव्य को समझेंगे कि हमारा आपके प्रति, आपका मेरे प्रति, हमारा देश के प्रति, देश का मेरे प्रति क्या अधिकार और क्या कर्तव्य है। इन सभी चीज को हम कब समझेंगे? जब हम शिक्षित होंगे। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम लोकतंत्र के किसी भी पहलू को नहीं समझ सकते हैं। तो लोकतंत्र को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए, समाज की गरिमा, समाज का महत्व समझने के लिए, कर्तव्य, हम अपने कर्तव्य को समझने के लिए, देश के प्रति या किसी के भी प्रति हम अपने कर्तव्य और अधिकार को समझने के लिए हमें क्या न्याय है, न्याय ये हम कैसे करें, किस बेस पे आप न्याय करिएगा। अगर सपोज दैट आप एजुकेटेड नहीं होइएगा, आप बुद्धिमान नहीं होइएगा, तो आप किसी घटना के अकॉर्डिंग कैसे डिसीजन लीजिएगा कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। तो ये रॉन्ग क्या है और राइट क्या है, इसकी डिसीजन कैपेबिलिटी जो हमारे में आती है, हम जो उसके प्रति एक क्षमतावान होते हैं सोचने के लिए, यह जो न्याय की भावना है ये कब आती है? जब हम एजुकेटेड होते हैं। तो न्याय के लिए समर्पण, समर्पण भी बहुत बड़ी चीज है। यह देश के प्रति हम लोग जो बोलते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन कि हमारा देश महान है, हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जान दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करते नहीं है हम लोग। बस ये सब थ्योरेटिकल हो रहा है। रियलिटी में, रियल में अगर देखा जाए तो हमारे में अगर समर्पण आ जाएगा तो हम यहाँ रहकर भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं और देश के लिए करते हैं। तो इस तरह की भावना को समर्पण कहा जाता है, जो उधर से कुछ नहीं पाने की कोशिश करता है बल्कि अपनी तरफ से देने की कोशिश करता है। और जो अपनी तरफ से हमेशा देने की कोशिश करता है वो है रियल समर्पण। तो यह जो समर्पण है यह कब आएगा? जब हम एजुकेटेड हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर पेड़ हमें फल देता है, लकड़ी देता है, भोजन देता है, इत्यादि देता है, तो पेड़ हमसे क्या लेता है? क्या हम उसको पानी देते हैं? क्या हम उसको मिट्टी देते हैं? क्या देते हैं हम उसको? कुछ नहीं, फिर भी वो हमें दे रहा होता है। तो परंतु हम लोगों में अभी समर्पण की भावना नहीं आई है। जब हम लोग रियल में एजुकेटेड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे में समर्पण की भावना आ जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आज भी हम अशिक्षित हैं।
अगर हमारे में संपूर्ण शिक्षा आ जाएगी तो हमारे में खुद ब खुद समर्पण आ जाएगा। तो समर्पण भी शिक्षा के अनुसार ही है। सहयोग, हमारे में आपसी सहयोग का होना। हम धर्मनिरपेक्ष कब होंगे? हम सिर्फ अपने धर्म को अच्छा, अन्य सभी धर्मों को अगर बुरा कहते हैं तो यह हमारा सांप्रदायिक मामला हो जाता है। हम किसी धर्म के प्रति लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों को समान हक, अधिकार व सम्मान की प्राप्ति दिलाना धर्मनिरपेक्षता है। और हम इस बात को कब समझेंगे? जब हम शिक्षित होंगे। नहीं तो हम किसी भी धर्म की आड़ में हम लड़ रहे होंगे, और यही राजनीति करने वाले लोग आजकल कर रहे हैं। तो धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये जो समाजवाद की भावना है, जो कार्ल मार्क्स ने भी कहा है समाजवादी, तो इस समाजवाद की भावना अर्थात लोकतंत्र, समाज, अधिकार, कर्तव्य, न्याय, समर्पण, सहयोग, धर्मनिरपेक्षता, ये सब जो वर्ड है, जो हमारा राइट्स है, जो हमारा ड्यूटी है, जो जजमेंट है, जो हमारा एक कोऑपरेशन है, जो हमारा सेकुलरिज्म है, जो हमारा सोशलिज्म है, जो हमारी सोसाइटी है, जो डेमोक्रेसी है, ये सारी चीजें को हम कब समझेंगे? जब हम एजुकेटेड होंगे। और जब हम एजुकेटेड होंगे इन सारी चीजों को समझेंगे, और तभी हम एक पॉलिटिकल पर्सन भी होंगे, क्योंकि तभी हम एक रियल पॉलिटिक्स कर पाएंगे। और रियल पॉलिटिक्स किसके उत्थान के लिए होता है? समाज के, व्यक्ति के, देश के उत्थान के लिए होता है। अर्थात अब आप कहिए कि क्या राजनीति और शिक्षा में कोई संबंध है या नहीं है? अगर है तो इसलिए क्योंकि शिक्षा नहीं होती तो राजनीति के इन पहलुओं को हम समझ नहीं होते, हमें समझ नहीं होती, और हम इसका सही रूप से उपयोग नहीं कर पाते। अर्थात राजनीति और शिक्षा में बहुत गहरा संबंध है। राजनीति और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। शिक्षा के बिना राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात राजनीति और शिक्षा में बहुत ही गहरा संबंध है। इन तथ्यों को समझने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। अब इस चैप्टर का दूसरा पार्ट आइए हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक समाजीकरण के लिए शिक्षा की क्या उपयोगिता है। आपने देखा कि शिक्षा ही राजनीतिक हर एक पहलू को समझता है और उसी की समझ के अकॉर्डिंग वो पॉलिटिक्स में जाता है। अब राजनीतिक विकास करना है और राजनीतिक समाजीकरण लाना है, अर्थात राजनीतिक रूप से डेवलपमेंट करना है हमारी सोसाइटी को, पॉलिटिकल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए एजुकेशन की क्या यूज, एजुकेशन की क्या उपयोगिता है। तो इसके लिए आप समझिए कि एजुकेशन नहीं होता तो उपरोक्त चीज नहीं होता, और उपरोक्त बातों को हम नहीं समझ रहे होते और ना ही हम राजनीति कर रहे होते। जो इन चीजों को समझेगा वही एक्चुअल में पॉलिटिक्स करेगा और वही पॉलिटिकल पर्सन होगा। तो राजनीति के विकास में और सामाजिक राजनीति के निर्माण में शिक्षा की उपयोगिता को समझाने से पूर्व हम कुछ एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एवं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं। ये लोग भी बहुत नीचे स्तर से उठकर एजुकेटेड होते होते इन सभी चीजों को रियलाइज करते हुए, रियलिटी में, वास्तव में इन सभी चीजों को अपने देश के प्रति उपयोग में लाते हुए एक पॉलिटिकल पर्सन बने, हमारे देश के एक पॉलिटिकल पर्सन बने। तो ये जो आज हमारे देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी रह चुके हैं। तो ये सभी लोग जो एक गुड पॉलिटिकल पर्सन रह चुके हैं, हमारे यहाँ का मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पर्सन रह चुके हैं। आखिर किस बेस पे? आप सोच के देखिए, एजुकेशन के बेस पे। अगर एजुकेशन नहीं होता और एजुकेशन के अकॉर्डिंग इन सभी चीजों का वो सही रूप से उपयोग नहीं करते तो वो ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल पर्सन नहीं होता। आज जितने भी राजनेता हमारे यहाँ उत्पन्न हैं या हैं, क्या उनका नाम या सम्मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो राजनीति की जो मूल वास्तविकता है वहां तक वो लोग नहीं जाते हैं। इसलिए अर्थात राजनीतिक विकास आपको अगर करना है, अर्थात राजनीतिक सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करना है, तो शिक्षा बहुत उपयोगी है। शिक्षा के बेस पे आप सब चीजों को, न्याय, अधिकार, कर्तव्य, सहयोग, समर्पण, शिक्षा, लोकतंत्र, समाजवाद को समझिएगा और तभी एक पॉलिटिकल पर्सन होइएगा, और तभी आप एक पॉलिटिकल व्यू से एक डेवलपमेंट कीजिएगा अपनी सोसाइटी का, अर्थात पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्रिएट होगा बाय द एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
राजनीति को समझने के उपागम क्या है, अर्थात हम जो अब ये दोनों बिंदु समझ गए, अब तीसरा बिंदु है हमारा कि राजनीति को जो हम समझते हैं उसका उपागम क्या है, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब हम राजनीति को समझने के लिए क्या उपागम का उपयोग करते हैं, किस तरह से आप राजनीति को समझते हैं। तो इसके लिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें व्यवहारवाद, प्रणाली विश्लेषण एवं तर्क संगत सिद्धांत की उपयोगिता होगी, जिसमें हम सबसे पहले व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं कि व्यवहारवाद जो अप्रोच है, एक जो हमारा बिहेवियर है, ये बिहेवियरिज्म जो है हमारा व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, यह कैसे एक बेस्ट अप्रोच है किसके लिए, तो अंडरस्टैंडिंग टू पॉलिटिक्स, अर्थात राजनीति को समझने के लिए यह बेस्ट अप्रोच कैसे है। तो देखिए व्यवहारवाद के अंतर्गत हमारे में क्या होता है, हम संस्कार को देखते हैं, व्यवहार को देखते हैं, कोई आंकड़ा देखते हैं, कोई प्रेक्षण करते हैं और कोई साक्षात्कार लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आप संस्कार अच्छा देखिएगा, व्यवहार अच्छा देखिएगा, उसके बैकग्राउंड अच्छा मिलेगा आपको, उसका संपूर्ण रूप से आप प्रेक्षण कीजिएगा और उसका इंटरव्यू जब लीजिएगा और वो सारी चीजों को देश के हित में उपयोग करने के लिए अगर तैयार होगा, तो इन्हीं दृष्टिकोण पे ना आप कह सकते हैं कि यह एक व्यवहारवादी इंसान है, यह एक अच्छा इंसान है, इसकी सोच अच्छी है, यह देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए अच्छा करेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कहिएगा कि हाँ यह राजनीति को समझ सकता है। अर्थात हम भी ये सारी बातें आप जब अगर याद करने की कोशिश कीजिएगा तो 10 यूनिट है, बहुत सारा पॉइंट है, जितना हम समझाएंगे उतना आप समझते जाइएगा, परंतु उतना ही निकलते भी जाएगा। इसलिए इसे इस तरह से इसे याद करने की कोशिश नहीं बल्कि समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे आसपास ही हैं। इसे हम याद क्या करेंगे, ये तो हम रोज देखते हैं। तो जब हम इसको रोज देखते हैं तो फिर इसको हमको समझने की क्या बात है, ये देख याद करने की क्या बात है, इसको तो सिर्फ समझने की बात है, याद करने की कोई बात ही नहीं। आप ही बताइए कि आप किसी नेता को क्यों वोट देते हैं, क्या देखते हैं आप उसका व्यवहार देखते हैं, आप उसका बैकग्राउंड देखते हैं, आप उसका संस्कार देखते हैं, आप उसका साक्षात्कार लेना चाहते हैं या कोई उसका जो इंटरव्यू कोई लिया है वो देखते हैं। तो इसी बेस पे आप सेलेक्ट करते हैं कि हाँ यह एक व्यवहारिक नेता है, यह एक पॉलिटिकल पर्सन है, बहुत अच्छा है, इसे आप वोट दे सकते हैं, ये हमारे देश के उत्थान के लिए जरूर कुछ करेगा। तो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के जो अप्रोच है वो यही सारी चीजें हैं अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म। ये बिहेवियरिज्म जो है हमारा व्यवहारवाद, इसके अकॉर्डिंग अगर हम संस्कार, व्यवहार, आंकड़ा, प्रेक्षण, साक्षात्कार को देखें तो हम पॉलिटिकल को व्यू को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रणाली विश्लेषण। प्रणाली विश्लेषण को आप यहाँ समझिए इस तरह से, यह क्या है। तो प्रणाली विश्लेषण की जब हम बात कर रहे हैं तो एक प्रणाली मीन्स एक सिस्टम हुआ और विश्लेषण मीन्स एनालिसिस, मतलब किसी सिस्टम का एनालिसिस करना है। तो आपके यहाँ जो पॉलिटिकल एक सिस्टम चल रहा है हमारे कंट्रीज या हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, तो वह किस बेस पे चल रहा है, वह चल रहा है कि हमारे सोसाइटी का, हमारे कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो उसकी आवश्यकता और वहाँ क्या क्या सोर्स अवेलेबल है। आप अगर कोई सिस्टम चलाइएगा, कोई भी पद्धति चलाइएगा, तो आप देखिएगा ना कि वहाँ मांग किसकी है, जो मांग होगी, जो आपका मांग होगा वही आपकी आवश्यकता होगी कि इसकी हमें आवश्यकता है, और जो अवेलेबल होगा, जो रिसोर्स वहाँ अवेलेबल होगा वो संसाधन हो गया। अर्थात अगर प्रणाली विश्लेषण का मतलब सिस्टमिक एनालिसिस करते हैं तो हम सबसे पहले उसका क्या देखते हैं, आवश्यकता और रिसोर्स, संसाधन, और इस दोनों को इनपुट किया जाता है किसमें, वही पॉलिसी जिसको आप बना रहे हैं। कौन सी पॉलिसी आप बना रहे हैं, आप पॉलिटिकल पॉलिसी बना रहे हैं, एक राजनीतिक पद्धति का निर्माण कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम तैयार कर रहे हैं। तो इस पॉलिटिकल सिस्टम में क्या आवश्यकता है उसको लेना है, और क्या अप्रोच है हमारे पास उसको लेना है। तो स्वतः इससे जो आउटपुट होगा, आप जो एक सिस्टम बनाइएगा, इससे आउटपुट होगा क्या, तो यह लागू करना है, क्योंकि आप सिस्टम बनाए हैं तो उसे लागू करना है। और लागू करने के लिए आप पहले यह देख लीजिएगा कि यह समस्या के अनुसार निर्णय लिया गया है या नहीं, समस्या के अनुसार यह समस्या को समाधान करने लायक है या नहीं। तो ये लागू करना और समस्या का समाधान हो रहा है उससे नहीं हो रहा है, यह हमारा आउटपुट दिखेगा। बट सबसे पहले हम किसी
सोसाइटी में उसकी आवश्यकता क्या है और संसाधन क्या है, इसको लेंगे और एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाएंगे। अर्थात अगर हमारे समाज का विकास की बात की जाए तो हमारे समाज में अगर एक पॉलिटिकल इशू है किसी बात को लेके, यह राजनीतिक मुद्दा है, तो उस मुद्दा में इस संदर्भ से हम सोचेंगे कि उसकी आवश्यकता क्या थी और वहाँ क्या क्या अवेलेबल था, कौन सा रिसोर्स था, और उसके अकॉर्डिंग एक पॉलिटिकल पॉलिसी बनाई जाएगी, एक सिस्टम बनाया जाएगा और उसको हम फिर लागू करेंगे। तब देखेंगे कि यह लागू हो रहा है या नहीं, यह समस्या का समाधान कर रहा है कि नहीं। यह एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। इसी अरेंजमेंट को, इसी समझ को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एनालिसिस, अर्थात प्रणाली का विश्लेषण। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, राजनीति को समझने का नेक्स्ट बिंदु है तर्क संगत सिद्धांत। ये तर्क संगत सिद्धांत क्या है? तो जब हम, अगर आपको कहा जाए कि आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, तो आप जिस तरह से भी जिसको भी आप अपने फील्ड में, अगर आपको डांसर बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको बैट्समैन बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, तो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं आप उसी फील्ड के किसी हाईएस्ट पर्सन का नाम लीजिएगा। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो हमारे समाज में एक तर्क दिया जाता है कि हाँ, हमको सचिन तेंदुलकर बनना है, हमको एपीजे अब्दुल कलाम बनना है, हमको प्रधानमंत्री बनना है, या किस व्यू से आप बोल रहे हैं, तो ये आपके दिमाग में एक लॉजिकल, एक देखा जाए तो एक तर्क आ जाता है। तो इसी तर्क सिद्धांत को, यही जो तर्क आता है आपके दिमाग में ऑटोमेटिक, उसी को कहा जाता है तर्क सिद्धांत। यह लॉजिकल सिस्टम भी कहा जा सकता है। इसे लॉजिकल सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि हम खास करके ऐसे ही लोगों के बारे में सोचते हैं, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या कोई भी फेमस पर्सन। तो यह जो फेमस पर्सन है, इसके थॉट के अकॉर्डिंग अगर मेरा थॉट या मेरा विचार कोई अच्छे इंसान बनने के लायक होगा, तो ही ना लोग या समाज या पब्लिक हमको कहेगा कि नहीं, इसका विचार अच्छा है या यह बनना चाहते हैं, इसको वोट दीजिए, यह हमारे समाज के लिए अच्छा करे। और अगर हम किसी गलत आदमी का नाम लें, हम गलत सिद्धांत पे चल रहे हो, तो समाज हमको क्या कहेगा, नहीं उसका तर्क अच्छा नहीं है, वो किसी दूसरे, वो खुद किसी गलत आदमी को अपना रोल मॉडल बना चुका है, वो क्या करेगा हमारे समाज के लिए। तो ये जो भावनाएं हैं, यही भावना को हम लोग बोलेंगे वहां पे तर्क संगत सिद्धांत। तो इस राजनेता का, क्योंकि राजनीति को हमको समझना है एजुकेशन के द्वारा, राजनीति को समझने का अप्रोच है यह तर्क। आप तर्क के द्वारा आप देख लीजिएगा कि उसकी क्या रोल मॉडल, और रोल मॉडल के अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसे समझ लीजिएगा कि बेटर राजनीतिक पर्सन बनेगा या कल। अगर नहीं, अगर तर्क गलत होगा तो नहीं, ये गलत तर्क वाले आदमी को सिलेक्ट करता है, गलत लोगों को पसंद करता है, या सोसाइटी के लिए क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो आपका तर्क संगत सिद्धांत वहां पे गलत हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी राजनीतिक पर्सन को समझने का एक पॉलिसी है। तो इस तरह से राजनीति को समझने के जो भी अप्रोचेज हैं, जो बिहेवियरिज्म है या सिस्टमेटिक एनालिसिस है या लॉजिकल सिस्टम है, इसको हमने बतला दिया। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। यह है हमारा शिक्षा की राजनीति संबंधी दृष्टिकोण। शिक्षा की जो राजनीति है वो क्या है? तो शिक्षा की जो राजनीति है वो मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। नंबर 1 लिबरल पॉलिटिक्स, अर्थात उदारवादी नीति पॉलिसी, और दूसरा है कंजर्वेटिव अर्थात रूढ़िवादी नीति, और तीसरा है क्रिटिकल अर्थात समालोचनात्मक। तो ये 3 तरह की पद्धति। इस 3 तरह की पद्धति में जो उदारवादी नीति होता है, रूढ़िवादी होता है और समालोचन होता है, इसको बारी बारी से समझिए। सबसे पहले उदारवादी को समझिए। उदारवादी क्या है? उदारवादी एक लिबरल सोसाइटी। आज हमारे समाज में अगर किसी भी प्रकार की भावना या किसी प्रकार की बातें होती हैं, अगर उसको समाज एक्सेप्ट कर ले रहा है, अगर एज ए एजुकेशन बेस, एजुकेशन के सिद्धांत पे कुछ घटना को अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो लिबरल माना जाएगा और अपने मूल्य को वैल्यू दे रहा है। एज ए एग्जाम्पल, अगर आप देखे होंगे समाज में बहुत सारे सिद्धांत या बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन हैं जो सही नहीं होते हुए भी ढोया जा रहा है, चल रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे हम चल रहे हैं और बिल्ली रास्ता अगर काट दिया है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, इधर से भी नहीं जाना है। और हिंदू धर्मावली के अंतर्गत जैसे कि मरने के बाद भोज इत्यादि का प्रयोजन, आयोजन इत्यादि, ये सब जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं से एक मौलिक सिद्धांत पे चल रहा है। जो होगी या नहीं होगी यह सही जानने की कोशिश नहीं है, ये राइट है या रॉन्ग है ये नहीं है, बस एक वैल्यूबल सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जिसे सभी लोग ढो रहे हैं और कर रहे हैं।
अगर इसको एजुकेशनल बेस पे सोचा जाए तो कहीं से भी राइट नहीं है, कहीं ना कहीं से रॉन्ग ही है। तो इसको अगर कोई सोसाइटी समझ मान रहा है, चलो हो गया, अगर छोड़ दो, तो जो जिसमें छोड़ने, झुकने, मानने, इस टाइप की जो क्षमता वाले लोग हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, वो लिबरल है। हमारा भारतीय संविधान भी बहुत लिबरल है, हमारी भारत की जनता के प्रति वो सोचती है। लिबरल जो पॉलिटिकल थॉट होता है वो कभी भी समूह की अच्छाई सोचता है, संविधान की अच्छाई के बारे में सोचता है, जनता के बारे में सोचता है। जबकि कंजर्वेटिव जो होगा, रूढ़िवादी सोच के जो होंगे, वो कभी भी मूल्य को वैल्यू देगा, जो किसी पार्टी को वैल्यू देगा। जैसे किसी पार्टी का अहित ना हो जाए, उसका देश का अहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके पीछे उसको सोचना नहीं है। वो सिर्फ ये सोचता है, अगर कोई पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी अगर हमारे यहाँ रूल कर रही है, शासन कर रही है, तो वो उसका पार्टी का अहित नहीं होना चाहिए, भले देश का अहित हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सिद्धांतवादी होता है। ये रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव पर्सन जो होता है, जैसे किम जॉन एज ए एग्जाम्पल देख सकते हैं, कि वो अपने मूल, अपने सिद्धांत के बारे में ही सिर्फ सोचता है और किसी दूसरे बारे में नहीं सोचता है। अब आ जाइए हम समालोचनात्मक के बारे में सोचते हैं। ये क्रिटिकल क्या है? ये जातिगत, वर्गगत और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रकार है। अभी अगर किसी जाति विशेष के बारे में अगर कोई सोचता है, या वर्ग विशेष के बारे में अगर सोचता है, या लोकतांत्रिक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दृष्टिकोण से चलता है। लोकतंत्र को हम बताए थे कि यह दो प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता जो है वो किसी समूह में जाकर खुद प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को चुनकर उसके द्वारा शासन प्रणाली का काम करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें हम लोग इनडायरेक्टली किसी पर्सन को चुनते हैं और इस तरह से चुनाते चुनाते वो एक शासन के रूप में एक पद आसीन होता है, जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि के पोस्ट पर आते हैं। तो ये इनडायरेक्ट हमारे यहाँ जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश है। जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश स्विट्जरलैंड को माना जाता है। तो स्विट्जरलैंड में कैसा गवर्नमेंट होगा? तो क्रिटिकल गवर्नमेंट होगा, क्रिटिकल पॉलिटिक्स है वहाँ जातिगत, वर्गगत या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बात है। जबकि रूढ़िवादिता के अंतर्गत जो होगा वो मूल्य, पार्टी और सिद्धांत को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा, रूढ़िवादी पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत या इस तरह के दृष्टिकोण के अंतर्गत। और उदारवादी जो होगा वो लिबरल होता है, वो समूह, देश, संविधान, जनता सबके बारे में सोचता है। खास करके जो उदारवादी दृष्टिकोण, जो हमेशा दान के स्वरूप में, जो हमेशा झुककर, जो हमेशा रिस्पेक्ट में जो रहता है, उसी को लिबरल कहा जाएगा। लिबरल एक प्रकार का कहा जाए तो वो एक पेड़ के समान है, जो झुकी हुई पेड़ के समान है। कोई आके तोड़ लो, फल ले लो। और वहीं पे अगर कोई रूढ़िवादी की बात कहते हैं, कांटेदार पेड़ के समान है, जो हमेशा सख्त रहता है, कोई भी आके टच करो, देखो क्या होता है। और जहाँ पर क्रिटिकल की बात होगी तो किसी जाति, वर्ग विशेष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक राजनीति होगा। अर्थात शिक्षा की राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीति तीन प्रकार का होता है: उदारवादी, लिबरल एंड रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव, एंड समालोचनात्मक यानी क्रिटिकल। इस तरह से हमने जो आपको पॉलिटिक्स और एजुकेशन के बीच जो रिलेशनशिप है, इसको हमने समझाया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और इसके बाद यूनिट 2 हमारा समाप्त होता है। अब हम यूनिट 3 में इंटर करेंगे। वैसे यूनिट 3 के बारे में आपको कहना चाहते हैं कि यूनिट 3 के साथ साथ हम फिर पुनः पेपर 1 का भी यूनिट 3 लेके चलेंगे। थैंक यू फॉर ऑल।